ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफिकेशन भी देना है। सबसे पहले क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जो भी होगा, क्यों होगा, रीजन भी चाहिए ना, जस्टिफिकेशन भी चाहिए। तो यहां पर ध्यान देना, इसके रीजन के लिए उसका फंडामेंटल समझते हैं। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होगा हमेशा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और ये हो गया सी। राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन सा है, बी। ठीक है, अब अगर मैं tan a की वैल्यू निकालता हूं तो tan किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, p अपॉन b का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर बड़ा होगा या बेस बड़ा होगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या, कुछ भी हो सकता है बड़ा, परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि परपेंडिकुलर बड़ा होगा या फिर बेस बड़ा होगा। समझ में, अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा और बेस छोटा होगा तो ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 5/4, तो यहाँ पर 5 बड़ा है और 4 छोटा है, तो ये जो वैल्यू है, रेशियो है, वो क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। समझ में आई ये चीज। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, इसको लिख दूं 4/5, अब जो वैल्यू है न्यूमरेटर की छोटी और डिनोमिनेटर की क्या है, बड़ी है, तो ये जो नंबर आएगा ये 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो डेसिमल एक्सपांशन है वो 1 से कब बड़ा आता है, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है। 1 से छोटा कब आता है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है। समझ में आई ये चीज। अब अगर tan a के बारे में बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है जिसमें बेस बड़ा हो जाए और परपेंडिकुलर छोटा हो जाए, या राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है जिसमें परपेंडिकुलर बड़ा और बेस छोटा हो। समझ में आई नहीं ये चीज। तो दोनों सिचुएशन पॉसिबल है, मतलब tan a की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। क्लियर हुआ ये चीज। इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, सो द आंसर इज फॉल्स। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ और चीजें मैं पूछता हूं। ठीक है, अगर मान लो यही क्वेश्चन साइन के लिए पूछा होता, द वैल्यू ऑफ साइन a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये ट्रू होता या फॉल्स होता, बताओ आंसर, जस्टिफिकेशन बताओ। यस, बिकॉज साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का, और हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर से क्या होगा, बड़ा, क्योंकि हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो अगर यहां पर tan a होता तो ये चीज ट्रू होती। क्या ये क्लियर हुआ सभी को। और अगर मान लो cos a के बारे में पूछता, cos a हमेशा 1 से छोटा होगा, ट्रू या फॉल्स, तो आंसर क्या होगा, क्या होगा बताओ जल्दी। बाकी बच्चे कॉन्फिडेंस से क्यों आंसर नहीं कर रहे, समझ में नहीं आया क्या। कॉस कौन से साइड्स का रेशियो होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कौन बड़ा होता है दोनों में, हाइपोटेनियस। मतलब नीचे वाला टर्म बड़ा हो गया तो मतलब ये 1 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। समझ में आया ये चीज सभी को। ठीक है, चलो और पूछता हूं मैं, बताना। अगर मान लो sec a लिखा हुआ है, sec a, तो sec a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी कि 1 से छोटी होगी, क्या होगी। तो सेक क्या होता है वो अगर भूल गए तो यहां पर बता दूं, देखो सेक कौन से साइड्स का रेशियो होता है, एच अपॉन बी का। कौन बड़ा होता है, हाइपोटेनियस की बेस, हाइपोटेनियस। मतलब कि ये वाली वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज। तो सेक हमेशा 1 से बड़ा होगा। और कौन 1 से बड़ा होगा, कोसेक भी हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि देखो उसके भी न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, हाइपोटेनियस। ठीक है, लेकिन साइन और कॉस हमेशा क्या होंगे, 1 से छोटे होंगे। और टेन और कॉट के बारे में क्या बोलोगे, 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, दोनों हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। क्लियर ये चीज सभी को। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो sec a की वैल्यू ये हो सकती है क्या, पूछ रहा है क्वेश्चन में। sec a की वैल्यू ये पॉसिबल है क्या, ये नहीं। क्या होगा आंसर, लॉजिकल होना चाहिए, रीजन भी होना चाहिए, बताओ। रीजन कैसे होगा इसका भाई, सेक कौन से साइड्स का रेशियो होता है बताओ तो मुझे। सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है बेस से, मतलब हाइपोटेनियस 12 हो सकता है और बेस 5 हो सकता है। क्या ये हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यस, ये क्या होगा, ट्रू। लेकिन अगर उल्टा लिखा होता, अगर ऐसा लिखा होता sec a इज इक्वल टू 5/12, क्या ये ट्रू है, क्या sec a की वैल्यू 5/12 हो सकती है, तो अब आप आंसर क्या करते, नो ऐसा नहीं हो सकता, ये फॉल्स हो जाता। क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपका हाइपोटेनियस छोटा आ गया और बेस क्या आ गया, बड़ा आ गया। समझ में है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया ये चीज सभी को। तो अभी इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, सॉरी ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, सारे बच्चे पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। ट्रू वाले हाथ उठाओ पहले, फॉल्स वाले हाथ उठाओ। शौर्य काव्य, ट्रू वाले में हाथ उठाओ कि फॉल्स वाले में? सर ट्रू। ट्रू नहीं है, गलत है, ये फॉल्स होगा ना। कॉस किसका एब्रीविएशन होता है, कॉस होता है कोसाइन का एब्रीविएशन। याद रखो, कोसिकेंट का एब्रीविएशन क्या होता है, कोसेक। ठीक है, डिफरेंसेस ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्लियर ये चीज सबको। नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फॉल्स। मतलब यहां पर ए इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता, वो ये बताता है कि कौन से साइड के रेस्पेक्ट में आप रेशियो लेने वाले हो, तो इसलिए ये वाला आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर ये। अब बताओ फिफ्थ वाले का आंसर क्या होना चाहिए, सोच समझ के आंसर करना, ट्रू या फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है, 4/3। अब भाई ये बताओ साइन थीटा कौन से साइड्स का रेशियो होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये कितना दिया है, 4/3। तो क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। हाइपोटेनियस 3 नहीं हो सकता, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स। सबको समझ में आया। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क में, फंडामेंटल क्वेश्चंस। ठीक है, तो हटा दो फिर इसको मैं। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, और उसके पहले ना हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ये एक टेबल है, वो टेबल की पूरी वैल्यूज याद होनी चाहिए, और उसको याद करने का मैं तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनना यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर आप लिख लो एक कॉलम में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये बेसिक 3 रेशियोज, और 3 उसके रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो इसको प्रॉपरली इसी ऑर्डर में लिख लो। यहां तक पूरा टेबल बना लो, और हो जाता है तो फिर मुझे बताना, फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा। ये लाइन वाइन खींचने की जरूरत नहीं है, खाली वैल्यू लिख देना। ये मेरे पास टाइम है इसलिए मैं कर लिया, तुम लोग खाली ये बना लेना। ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल्स कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन वैल्यूज पे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सब की वैल्यू फिक्स्ड होती है, रेशियोज फिक्स होते हैं कि क्या आते हैं।
ठीक है, जैसे कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री पे हो जाएगी 0। ठीक है, अब 0 डिग्री पे 0 कैसे होगी, अगर ये चीज तुमको समझना है तो ये मान लो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, ये हो गया मान लो वो एंगल जो है। ठीक है, और ये क्या है आपका बेस, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। समझ में? अगर ये वाला एंगल तुम्हारा बन रहा है 0 डिग्री, ये एंगल 0 डिग्री बनेगा तो परपेंडिकुलर की हाइट कितनी हो जाएगी? 0 कब बनेगा ये? 0 ये एंगल कब बनेगा? जब ये वाला पॉइंट कहां पर आ जाएगा? इस जगह पे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 0। और साइन थीटा कौन से साइड्स का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर 0 हो गया मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। समझ में आया ये चीज? तो पहले तो हमको ये ध्यान में रखना है कि साइन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, और वो मैक्सिमम कहां तक जाएगी? 1 तक। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब इन बिटवीन वो धीरे धीरे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है समझो, 0, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 30 डिग्री पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, फिर 45 डिग्री पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। 1/√2, 1/2 अगर डेसिमल में देखा जाए 0.5 होता है। 1/√2 कितना होता है? 0.7 के आसपास होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी √3/2। √3/2 का अगर डेसिमल निकालोगे 0.8 के आसपास होगा। फिर उसके बाद वो बढ़ते हुए कहां तक जाता है? 1 तक। क्लियर हुआ ये चीज? 90 डिग्री में 1 क्यों हुआ एक्चुअल में ना, मान लो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ठीक है, यहां पर ये क्या होता है उसका हाइपोटेनियस। 90 डिग्री मतलब ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये वाला जो हाइट है ना वो हाइपोटेनियस के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ऐसा अज्यूम किया जाता है, एक्चुअल में तो वैसा होगा नहीं, वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा अगर दो एंगल 90 डिग्री बन गए। समझ में आए? लेकिन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो साइन थीटा कौन से साइड्स का रेशियो होता है? P/H का। तो हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? ये समझने के लिए, बट एज सच अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन इससे डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है, और साइन जैसे राइज करता है ना, वो कैसे राइज करता है पता है? जैसे सन राइज करता है। सन एकदम अंधेरे से उजाला होता है ना, और दोपहर को एकदम एक्सट्रीम हाइट पे होता है, मतलब गर्मी सबसे ज्यादा होती है। वैसे ही 0 से लेके ये राइज करता है। और साइन का जो शेप होता है ना, ग्राफ भी बनता है, तो भी कुछ उसी तरह से बनता है सनराइज का शेप। पता है जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। साइन 0 पे उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। और 90 डिग्री पे वो मैक्सिमम हो जाता है, वो कितना हो जाता है? 1। जैसे सुबह से क्या हो गई? दोपहर। फिर दोपहर के बाद फिर उसके बाद लाइट्स कम होने लग जाती है, और उसके फिर क्या होने लग जाती है? शाम होने लग जाती है। समझ में है कि नहीं ये चीज? तो 90 डिग्री से जब एंगल और बढ़ेगा तो बाद में क्या हो जाएगा? 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा? 0। तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, इसके बाद और भी बनता है आगे, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपके स्कोप में फिलहाल ये है भी नहीं ग्राफ बनाना। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज हो गई। अब साइन अगर आपको समझ में आ गया तो कॉस को लिखना बहुत ईजी है। कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? को साइन। को का मतलब मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो जैसे cos 0 निकाल रहे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर कौन सा है? 90। तो यहां पर जो 0 डिग्री पे वैल्यू आएगी वो साइन की 90 डिग्री वाली वैल्यू। समझ गए ना ये चीज? वैसे ही यहां जो 60 डिग्री पे आ रहा है कॉस में, वो कब आएगा? 30 डिग्री पे। ये 45 पे सेम, और ये 1/2, और ये क्या हो गया? 0। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया ये चीज? तो लिख लो उसको जल्दी से। याद करते जाना, इसके बिना क्वेश्चंस नहीं बनेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद रिकॉल करो, मैंने तुम लोगों को ये चीज बताई थी, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? P/B होता है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब कुछ एक और चीजें मैं पूछता हूं। 0 अपॉन एनी नंबर, 0 के अपॉन में कोई भी नंबर है तो क्या होगी उसकी वैल्यू? 0। और एनी नंबर अपॉन 0, कोई भी नंबर और अपॉन में 0 आ रहा है तो वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। अगर 0 न्यूमरेटर में है तो वैल्यू क्या होनी है? 0। 0 अगर डिनोमिनेटर में है तो वैल्यू क्या होनी है?
इनफाइनाइट। क्लियर ये चीज। अब फर्स्ट वैल्यू पे आते, tan 0 की अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगा, साइन अपॉन कॉस। तो क्या हो जाएगा ये बताओ देख के, 0/1 कितना होगा 0, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। समझ गए ये चीज। नेक्स्ट tan 30 की वैल्यू देख के बताओ क्या होगी, tan 30 उसके लिए ये अपॉन ये करना पड़ेगा, तो 1/2 अपॉन में क्या आ जाएगा √3/2। समझ में आई ये चीज। ये 2 और ये, अब ये कैसे करता है देखो, कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम, ये 1/2 लिख दिया, इनटू किया, ये रेसिप्रोकल हो गया, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा √3। ये जो डिवीजन वाला था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लीकेशन में, और रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये 2 और ये 2 कट गया, तो क्या बच गया 1/√3। क्या ये समझ में आया सभी को। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। ठीक है। tan 45 की वैल्यू बताओ, 0 क्यों, 1 होगा ना, 1/√2 अपॉन 1/√2, मतलब सेम नंबर से अगर डिवाइड किया जाता है किसी नंबर को तो क्या आता है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्लियर। नेक्स्ट वाले की वैल्यू बताओ क्या आएगी √3। करेक्ट। समझ में आया सभी को कैसे √3 आएगी। लास्ट वाली वैल्यू बताओ क्या नहीं है, फिर वही गलती क्या लिखा हूं मैं, इनफाइनाइट। ये वाली वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड ये बोल सकते हैं। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया सभी को। ओके, तो साइन कैसे स्टार्ट किया हमने, साइन से स्टार्ट किया था। साइन की वैल्यू क्या होती है 0 से 1। ठीक है, सन राइज होने से लेके दोपहर तक का, ये समझ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस के लिए क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर, सन राइज हुआ फिर उसके बाद ये फॉल हो रहा है, समझ लो, समझ गए ना ये चीज। फिर tan के लिए क्या करते हैं, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, अब आते हैं कोसेक पे। ठीक है, तो कोसेक के लिए हमको रेसिप्रोकल याद रखने पड़ेंगे। तो कोसेक का रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है, कोसेक थीटा, हाँ वो ठीक है H/P, लेकिन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक का रेसिप्रोकल है ये, साइन का। तो कोसेक क्या होता है 1/sin होता है। समझ गए ना ये चीज। तो जो साइन की वैल्यू उसको पलट दो, जैसे ये 0 है तो 0/1 है इनफैक्ट वो, तो 0/1 को पलट दोगे तो क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 कितना होता है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। समझ में आया ये कैसे निकला। ठीक है, ये इसके रेसिप्रोकल पेयर है इसलिए ऐसा निकला। फिर उसके बाद 1/2 इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा 2/1। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब बाकी वैल्यू तुम लोग बताओ क्या आएगी, अगली वैल्यू क्या आएगी √2। सबको क्लियर। नेक्स्ट वैल्यू बताओ 2/√3। करेक्ट। नेक्स्ट वैल्यू बताओ 1/1, उल्टा करोगे तो भी 1/1, तो ये क्या आएगा 1। यहां तक सबको क्लियर हो गया। ओके, अब सेक के लिए क्या करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल। ठीक है, और कोई तरीका कोई बताएगा, हाँ बता। दो तरीके, एक तो जो तुम लोगों ने बोला कॉस को रेसिप्रोकल कर दो, दूसरा तरीका कॉस और कोसेक ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो इसको उल्टा लिख दो। समझ गए ना ये चीज। हाँ, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2, और ये वाला क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। समझ गए ना ये चीज। दोनों तरीके से सेक को निकाला जा सकता है। अब आते हैं कॉट पे। तो कॉट कैसे निकलेगा, कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल भी है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है। तो tan को चाहे रेसिप्रोकल कर दो या उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, दोनों चलेगा। तो tan को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 1/√3, और ये क्या हो जाएगा 0। क्या ये क्लियर हो गया सभी को। तो ये टेबल फॉर्मेशन क्लियर सबको, कैसे आपको याद रखना है ये टेबल और इनकी वैल्यूज। ठीक है, तो मैं हटा रहा हूं और उसके फिर मैं एक ओरल क्विज रखता हूं। ठीक है, हटा दूं ना, ठीक है। चलो सबसे पहले साइन का पूछता हूं। ठीक है, अनु बता साइन 0 की वैल्यू, नहीं साइन 0 डिग्री, मैं क्या पूछ रहा हूं एक बार पहले बता देता हूं। अगर मैं पूछा साइन 0 तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 0। अगर मैं पूछा साइन 45 तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 1/√2। समझ गए ना।
मैं एंगल बोलूंगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलूंगा, आपको उसकी वैल्यू बतानी है। क्लियर ये? चलो हाँ अनुदेश बता, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 करेक्ट है। नेक्स्ट वेदांत बता, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू। नहीं, बाकी बच्चे देखते चलो, जिनसे नहीं पूछ रहा हूं लोग याद करते चलो। कैसे याद करना है प्रोसेस में बता दियो, अपने दिमाग में वो पूरे कैलकुलेशन करो जो ट्रिक मैंने बताई है, समझे? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, विद इन 3 to 4 मिनट्स याद हो जानी चाहिए वैल्यूज, नॉट मोर देन दैट। ठीक है अर्जुन, हो गया पूरा? सबसे पहले साइन का कर लो क्योंकि सब उससे मिलके बने हैं। ओके, ऑनलाइन में भी आयुष, अभिनव, काव्य, शौर्य, टेबल समझ में आया कैसे फॉर्मुलेट हुआ था? यस सर। ओके हो गया? चलो साइन तो हो ही गया होगा मेरे ख्याल से सबका, है ना? हाँ चलो पूछते हैं, कौन बताएगा? अनुष्का। हाँ, साइन 60 डिग्री की वैल्यू करेक्ट, √3/2। हाँ प्रखर, साइन 30 डिग्री की वैल्यू करेक्ट। पूजा, साइन 90 की वैल्यू 1। प्रेक्षा, साइन 0 की वैल्यू हाँ 0, ठीक है। राधिका, साइन 45 की वैल्यू ठीक है। आरोही, कॉस 0 की वैल्यू हाँ 1, ठीक है। हाँ हर्षित, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू करेक्ट, 1/√2। अर्जुन, कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। हाँ प्रणव, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू नहीं, 1/2, ठीक है। अनमोल, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू नहीं, √3/2, ठीक है। याद हो जाएगा, अभी फर्स्ट डे है, लेकिन याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एटलीस्ट साइन याद रख लो ना, जैसे सबके याद करने का अलग तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला cos 60, तो आपको दिमाग में क्या रखना है? साइन 30। cos 60 और साइन 30 सेम होते हैं ना, सिर्फ साइन अगर याद हो गया तो उस तरीके से निकल सकता है। ठीक है, tan की वैल्यू बहुत ज्यादा यूज होती है नेक्स्ट चैप्टर में, हाइट एंड डिस्टेंस में, तो उसका पूरा याद रखना पड़ेगा, और वो सबसे इजी भी है। tan देखो 0 से कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक। पहले 1/√3 और बीच में क्या हो जाएगा? 1, और उसके बाद कितना हो जाएगा? √3। क्लियर हुआ ये चीज? और अगर ये याद नहीं है तो बाकी तो उल्टा करके निकाल सकते हैं ना, रेसिप्रोकल करके। ठीक है, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। बताओ। इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे वैसे अभी तुम लोगों के स्कूल, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली वैल्यू पुट करने पे बेस्ड होगा। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, आपको इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या लिखा हुआ है? साइन 60। तो कोशिश करना टेबल देखे बिना आंसर करने की कोशिश। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो यहां पर क्या लिख दोगे इसके नीचे? √3/2 इंटू cos 30। सेम होगा क्योंकि साइन और cos 30 60 कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये भी कितना आएगा? √3/2। क्लियर हुआ? प्लस साइन 30 1/2, और cos 60 भी सेम होगा। क्यों सेम होगा? समझ गए ना, कॉम्प्लीमेंट्री दोनों। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा जब, तो √3 कितना हो जाएगा? 3। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 4, प्लस ये कितना हो जाएगा? 1/4। क्लियर हुआ ये चीज सभी को?
फिर एलसीएम आ गया यहाँ पर 4, न्यूमरेटर में हो गया 3 + 1, तो कितना हो जाएगा 4/4, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये आंसर आ जाएगा 1। हो गया सबका ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, चलो जल्दी से। ये रेस कर दूं ना? चलो फटाफट बनाना चालू करो, जहां पर प्रॉब्लम वो पूछना मुझसे। फोर्टी 45 डिग्री ना बीच वाला एंगल होता है, समझ गए ना? दो उधर दो इधर ऐसा होता है, तो याद रहेगा बीच वाला नंबर क्या होता है। 10 45 बीच में क्या आता है? 10 में 1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज तुम लोगों को हो सकता है थोड़ी परेशान करे, 10 के ऊपर में क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो उसका मतलब ये है 10 45 की वैल्यू रख दो 1 और उसका कर दो स्क्वायर। समझ गए? सिंपल सी चीज। ठीक है, पहले 10 45 की वैल्यू रखो जो कि होती है 1 और फिर उसकी स्क्वायरिंग कर दो, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2। तो यहां पर पहले लिखोगे √3/2। अब देखो cos की में भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, माइनस sin 60 की वैल्यू सेम होती है √3/2, तो यहां पर क्या आ गया? √3/2 और यहां पर आ गया होल स्क्वायर। समझ गए? अब इसमें इन दोनों की स्क्वायरिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है? नेगेटिव। समझ गए? तो क्या बचा? आंसर क्या आएगा? 2। दैट्स इट, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर, थर्ड पार्ट। तुम लोग बना रहे हो ना? आयुष, अभिमन्यु, काव्य, शौर्य? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. थर्ड का अगर बन गया तो मुझे बताना, थर्ड का आंसर आया तो। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, वो लोग बताना अगर आ गया तो। वैल्यू तो पुट कर दिया होगा। cos 45 1/√2, तो यहाँ गया 1/√2। अच्छा, इसमें फ्रैक्शन वाले में ना बहुत गलती करते हो, तो मैं थोड़ा ठीक से ही करता हूँ। 1/√2 होल अपॉन sec 30 2/√3 प्लस कोसेक 30 2, तो उसको क्या लिख देते हैं? 2/1। यहां तक क्लियर सभी को? अब इसके बाद क्या कर रहे हो और कैसे सॉल्व कर रहे हो एक बार देख लो। पहले यहां पर न्यूमरेटर वाली टर्म को मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूं, जैसे वैसे ही लिख रहा हूं। डिनोमिनेटर में ये दोनों को ऐड करने के लिए पहले इनका लेता हूं एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम दोनों का? √3। ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा? 2, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 2√3। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब उसके बाद न्यूमरेटर में है 1/√2, डिनोमिनेटर में है ये पूरा। तो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आता है तो क्या करते हैं? न्यूमरेटर को जैसा है वैसा ही लिख दो और डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब ये √3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये वाला पूरा पार्ट डिनोमिनेटर में चला जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ गया प्रोसेस? देखो, जब भी ये a/b c/d ऐसा है, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन, तो जो न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिखो, डिवीजन को कन्वर्ट करो मल्टीप्लिकेशन में, और जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसको रिवर्स कर दो, मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। क्लियर ये चीज? अब उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को? तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो, कोई एलसीएम नहीं लेना, एडिशन थोड़ी ना हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या मिलेगा? √3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है समझो ध्यान से, ये √2 मल्टीप्लाई होने वाला है इन दोनों के साथ,
तो पहले √2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो क्या बनेगा ये 2√2। ठीक है, जब भी कोई इर्रेशनल और रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके कोफिशिएंट सामने वाले मल्टीप्लाई होते हैं। अब वैसे ये वाला नंबर जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहां पर 2 और रूट के अंदर, ये बीच में प्लस है ना, तो पहले प्लस लगाता हूं, फिर यहां पर क्या आ जाएगा 2 और रूट के अंदर वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 6। ये होगा फाइनल आंसर। समझ में आया ये चीज? एक बार चेक करो, बुक में यही छोड़ा है, मुझे लग रहा है रैशनलाइज भी किया होगा। अगर रैशनलाइज किया होगा तो हमें वो करना पड़ेगा। ये है रैशनलाइज। हाँ, तो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस जो हम क्लास 9th में पढ़ते थे वो करना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं आगे का सॉल्यूशन कर रहा हूं, इसके नीचे ध्यान देना। यहां तक तो सबका हो गया था ना? ओके, सो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये हो गया √3/2√2 प्लस 2√6। डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर लिया जाता है, और वो फैक्टर क्या लेते हैं, कोई किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, उसको बोला जाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर, जिससे डिनोमिनेटर बन जाए रैशनल। समझ गए? मतलब रूट हट जाए, तो उसके लिए क्या लेते हैं, जो डिनोमिनेटर है वही लेते हैं, लेकिन एक चीज चेंज कर देते हैं। क्या? दोनों के बीच का साइन। समझ में आई ये चीज? और यही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2√2 माइनस 2√6। याद आया रैशनलाइजेशन? ठीक है। अब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होता है, तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो न्यूमरेटर में देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे होने वाला है, ये √3 मल्टीप्लाई होने वाला है पहले वाले नंबर के साथ, तो क्या बनेगा? वेरी गुड, 2√6। सबको क्लियर है कैसे हुआ? फिर ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले के साथ, तो क्या बनेगा? माइनस 2√18, ये आ गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहां पर लगेगी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? यस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a² माइनस b²। a² मतलब किसका स्क्वायर करेंगे? 2√2 का। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2√2 का होल स्क्वायर, माइनस b² मतलब 2√6 का होल स्क्वायर। याद आया? बनते जा रहा है ना ये पूरा। हाँ काव्य, कुछ आंसर कर रहे हो? सर आंसर आ गया। आ गया, ठीक है, ओके। क्या आया बताना एक बार। 3√2 माइनस √6/8। माइनस 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। अपॉन 8। ठीक है, चलो चेक करते हैं। यहां तक हो गया सभी का? आगे अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो ये 2√6 एज इट इज होगा, 2√6 एज इट इज माइनस 2, और ये √18 को हम आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? √18 अगर आता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 × 3 × 3 ऐसा लिख सकते हैं। 3 का एक पेयर बन के बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 3√2। तो √18 की ये वाली वैल्यू हम यूज करेंगे। तो ये जो √18 है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 3√2। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? क्या किया हमने? डिनोमिनेटर में अब क्या होगा, यहां पर होल स्क्वायर है, तो मतलब 2 का भी स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 2। 4 2 सा कितना होगा? 8 होगा। माइनस यहां 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखो क्या होगा। ये 2√6 एज इट इज माइनस ये क्या बन जाएगा? 6√2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा? 8 माइनस 24। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? अभी आगे और सॉल्व करना बच गया है। देखो आगे ये 2√6 माइनस 6√2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा? 8 माइनस 24 मतलब कितना हो जाएगा? ये -60। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? क्या?
ये देखो यहाँ इसकी वैल्यू जो है 3√2 है, लेकिन इसके बाहर में एक 2 भी तो है ना, तो वाला 2 ये देखो ये लिखा हूं मैंने, समझ में, इसलिए 2 3 क्या हो गया यहाँ पर 6। ऐसा पूछ लिया करो जो भी डाउट है। क्लियर हो गया सभी को ये? अब इसके बाद आगे और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसमें? दो चीजें करते, सुनो। कॉमन, कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या निकलेगा 2, लेकिन ना मैं -2 कॉमन निकालता हूं क्योंकि ये नीचे वाले माइनस को हटाना है मुझे, तो मैं यहां पर निकालता हूं -2 कॉमन। अगर -2 कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा -√6, साइन चेंज हो जाता है अगर नेगेटिव निकाला जाता है, और यहां माइनस था तो वो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 भी निकल गया तो क्या बच जाएगा 3√2, और डिनोमिनेटर में क्या बचा -16। क्लियर सभी को? अब ये देखो ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस कट गया, 2 1 जा 2 8 जा 16। अब जो बचा है उसको मैं थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेता हूं, 3√2 पहले लिखता हूं, -√6 बाद में, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 8। इसका मतलब यही आंसर करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया सभी को ये? ओके, हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड था ना? अच्छा, बचा है क्या कुछ? ओके, कर रहा हूं। फोर्थ चालू करना। अगेन सेम प्रॉब्लम आपको जाने वाली है, फ्रैक्शन, मतलब वैल्यू पुट करना कोई बड़ी चीज नहीं, बस सिंप्लीफिकेशन पे ज्यादा ध्यान देना। चलो बनाओ उसको जल्दी से। सबसे पहले तो वैल्यू जब पुट करोगे तो यहाँ पर ऊपर और नीचे सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए क्योंकि सारे फ्रैक्शन में नंबर आने वाले हैं ना। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 1/2। तो सबसे पहले यहां पर लिखा हमने 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1, उसको भी हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं तो 1/1 माइनस कोसेक 60 2/√3। बाकी सारी वैल्यू भी पुट करना चालू करो, सिंप्लीफाई करो फटाफट। cot 45 की वैल्यू 1। वैल्यू खुद से रखना ना पूरी। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद कैसे होगा एडिशन, कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा बताओ? पहले पूरे न्यूमरेटर में जो तीनों टर्म्स हैं उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा 2 1 और √3, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3, तो यहां पर क्या आएगा 2√3। क्या ये क्लियर हुआ? अब इस 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा? 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा बताओ? √3, तो यहां पर क्या आ जाएगा √3 प्लस इस 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा 2√3, समझ गए? और इस 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा? क्या मल्टीप्लाई होगा 2, तो यहां पर 2 × 2 आ जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ सभी? किसी को कोई डाउट इस स्टेप में? डिनोमिनेटर में क्या होगा फिर बताओ? सिमिलरली 2√3 एलसीएम आएगा, यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 प्लस यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा √3 प्लस यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा 2√3। यहां तक क्लियर सभी को? ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में स्पेशली कुछ टर्म्स आपस में ऐड हो सकते हैं। कौन से टर्म्स? ये वाला, यस, √3 प्लस 2√3, इन दोनों का एडिशन कितना बन जाएगा 3√3। तो यहां पर आ जाएगा 3√3 माइनस 2 2 जा हो गया 4, -4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये क्या आया है 2√3।
होल अपॉन डिनोमिनेटर में, यहां पर फिर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और इन दोनों का एडिशन भी कितना बनेगा 3√3। तो ये लिखते हैं 3√3 को पहले लिख देते हैं और जो बच गया क्या बचा +4, तो यहां पर आ गया +4 डिवाइडेड बाय इसके डिनोमिनेटर में भी वही टर्म है 2√3। यहां तक क्लियर सभी को? प्रेक्षा इसके बाद क्या करना है, 3√3 -4 अपॉन 2√3, मतलब जो न्यूमरेटर था वो एज इट इज और यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्लियर ये? यहां तक क्लियर? अब ये और ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4। ये दोनों को मत काट देना और 1 मत बोल देना, ऐसे कर रहे क्या भाई? ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों एक जैसे नहीं है इसलिए नहीं कट सकते। क्लियर सभी को ये? और किसने किया ये? पूजा ने भी किया लग रहा है, नहीं किया? ठीक है, काव्य ने किया, ओके ठीक है। हाँ हो गया यहां तक। अब क्या करेंगे ये बताओ। आ तो गया है आंसर, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, इररेशनल। तो क्या करेंगे अब, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होने वाला है 3√3 -4, तो ये आ जाएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर 3√3 -4 और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 3√3 -4। ठीक है, अब इस रैशनलाइजिंग फैक्टर के कारण क्या क्या चेंजेस होंगे, स्पेशली न्यूमरेटर में पहले बताओ क्या होगा। करेक्ट, a-b होल स्क्वायर 3√3 -4 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। क्लियर सबको यहां तक? दैट इज इक्वल्स टू, अब इसके बाद क्या होगा, आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करो आइडेंटिटी, सिंप्लीफाई करो। न्यूमरेटर में हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर -2ab, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3√3 का स्क्वायर कितना होता है 27, तो पहले 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 9 × 3 मतलब ये आ गया 27 -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, आगे सॉल्व करेंगे अब। अब न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, अगेन 3√3 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 27 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस ये कितना बनेगा बताओ तो, लास्ट वाला टर्म 24√3। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? डिनोमिनेटर 27 - 16 दैट इज 11। अब न्यूमरेटर को और सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। कितना होगा एडिशन 43 -24√3 अपॉन 11, दैट्स इट। चेक करो आंसर। ओके, समझ गए ना? तो अगर मान लो आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो पूरा रैशनलाइज करके आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वैसे बेसिक में पूछा जा सकता है, हाँ 2 से 3 मार्क्स के लिए, नॉट मोर देन दैट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हटा दो इसको फिर मैं।
लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन बच गया, चलो इसको सॉल्व करो एक बार फटाफट। बताओ यहाँ पर क्या लिख रहे हो? 5 इंटू क्या? 1/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। प्लस, चलो वैल्यू पुट करते जाओ, मैं नोटबुक में चेक करता हूँ तुम लोगों के। सॉल्व करो इसको खुद से, जल्दी जल्दी।
किसका किसका आ गया? हाँ एक बार हाथ उठाओ। ओके 1 2 3 आए क्या? ओके एक मिनट ना, आंसर मुझे बताना, मैं लिख लेता हूं। क्या आया फाइनल आंसर? 67/12। अच्छा, मतलब कोई इरेशनल पार्ट नहीं आ रहा है इसमें। ओके गुड। और बाकी बच्चों का इसको कंप्लीट करना है ना? ठीक है, हो गया कंप्लीट? ठीक है, सबका हुआ? ठीक है, किसने एकदम अच्छे से साफ साफ लिखा है? आरोही ने लिखा है? आरोही फोटो क्लिक करके आज भेजना ग्रुप में, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। बाकी जिन बच्चों का नहीं हुआ एक बार चेक करना उसमें गलती, ठीक है, क्योंकि इसको अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ा नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शंस एमसीक्यू के फॉर्म में, चूज द करेक्ट आंसर। सो सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या हुआ? 2 tan, पहले वैल्यू निकालते हैं, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, तो यहां हमने लिख दिया उसकी जगह पे 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिनोमिनेटर में ये tan 30 की जगह पे अगेन क्या आ जाएगा? 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 और स्क्वायर लगा हुआ इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये 1 एज इट इज प्लस ये 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1/3। क्या यहां तक सबको क्लियर? और ये जो 1 है उसको 1/1 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद फर्दर ये 2/√3 एज इट इज और डिनोमिनेटर में यहां आएगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 3, और ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा मतलब क्या हो जाएगा? 3 प्लस ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा मतलब ये हो गया 1। यहां तक क्लियर सभी को? इसके बाद फर्दर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? ये 2/√3 जैसा था एज इट इज लिख देते हैं डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? 4/3। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर सभी को? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दिस टर्म, दिस फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दिस फ्रैक्शन, तो क्या होगा? ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा? न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज रहेगी और यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या बन जाएगा? 3/4। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब देखो ये 2 1 और ये 2 2 कट गया तो कितना आ गया अब आपके पास? 3/2√3। अब 3/2√3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है? डायरेक्टली किसी की वैल्यू नहीं दिख रही यहां पर, तो क्या करें? इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। और क्या करेंगे अब इसके बाद? रैशनलाइज। यस, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा यहां पर? √3, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई होगा। सिर्फ √3 क्यों होगा? क्योंकि सिंगल टर्म है। दो टर्म होती है तब a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाने के लिए साइन बदल के करते हैं। अब न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? 3√3 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 3, तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? 3। समझ गए ये? अब ये 3 और ये 3 कट गया तो कितना बच गया? √3/2। क्लियर हुआ ये चीज? और √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है? 60। वेरी गुड, साइन 60, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाँ काव्य, बन गया ना ये? यस सर। ओके हाँ हाँ चलेगा। मतलब अगर चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, ये जो 3 है ना इसको ऐसा लिख दो, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हो। समझ रहे हो ना? क्योंकि 3 को ऐसा लिखा जा सकता है और उसके यहीं पर काट दो और आंसर ये आ जाएगा। ये प्रोसेस ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्लियर हुआ ये चीज? हालांकि ये एमसीक्यू में आएगा तो उसमें स्टेप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों तरीके, तीनों तरीके आपको समझ में आने चाहिए। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ट्राई करो।
अगर ये नोट डाउन नहीं किया तो उसको बना लेना ना जगह छोड़ के, ठीक है। क्या होगा आंसर, कैसे डी होगा? हाँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। हाँ प्रणव क्या बोल रहे हैं, 1, ठीक है। और किसी का कुछ आंसर? 0, ठीक है। और कोई? अच्छा, नॉर्मल प्रोसेस से ही जाओगे ना, पहले वैल्यू रखेंगे। तो 1 की जगह पे 1 आया, माइनस 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहां पर आ जाएगा 1 और इसका स्क्वायर लगा हुआ इसलिए आ गया स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर। 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 0/2, 0 एनीथिंग इज 0, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ गए? कई बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं, सर ये तो -1 का स्क्वायर है, तो ये +1 क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप क्या जवाब दोगे? सर क्योंकि 10 की वैल्यू अलग है और -1 अलग है। क्योंकि माइनस बाहर है, सिर्फ 1 का स्क्वायर हो रहा है। अगर ऐसा लिखा रहता -1 का होल स्क्वायर, तब वो +1 होता। समझ में आई ये चीज? तो अगर माइनस की भी स्क्वायरिंग होगी तो +1 लिखोगे, अभी माइनस की स्क्वायरिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हटा दो, फिर मैं जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं हटा रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हाँ मेरे ख्याल से 0 है। sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to what? तो वो होगा 0 डिग्री पे। कैसे पता चला? हमने सीधे वैल्यू पुट करके देख ली। कैसे वैल्यू पुट की? देखो लेफ्ट हैंड साइड पे LHS पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर sin 2a, तो यहाँ पर sin 2 और a की जगह पे डाल दिया 0। समझ गए? अब ये जो 2a है, मतलब जो भी a की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो रही, तो a की वैल्यू 0 है, तो 0 से जब मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा, sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। समझ में आई ये चीज? तो LHS आ गया 0। अब निकालते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 2 sin a लिखा हुआ है, तो यहां पर 2 एज इट इज साइन, और a की जगह पे अब डाल देते हैं 0 यहां पर भी, तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 2 इंटू 0 मतलब क्या आ गया, 0। तो LHS और RHS दोनों क्या आ रहा है, सेम। कौन सी वैल्यू के लिए, 0 डिग्री के लिए, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो। क्लियर हुआ सबको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 4। टू tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? ओके, तो 2 tan 30 की जगह पे क्या लिख दोगे, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन 1 माइनस 1/3। क्लियर यहां तक सभी को? फर्दर क्या हो जाएगा, ये 2/√3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। यहां तक का प्रोसेस क्लियर ना? फर्दर 2/√3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 2/3। इसके बाद क्या होना है, डिवीजन जो है वो कन्वर्ट होगा मल्टीप्लीकेशन में,
और डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब ये हो जाएगा 3/2। तो ये दोनों कट गया 2 और 2, तो क्या बच गया 3/√3। समझ गए? अब क्या करोगे, रैशनलाइज करो, या फिर जो पिछले बार हमने ट्रिक देखा था, क्या 3 को क्या लिख देना, √3 इंटू √3, नीचे में है √3, क्लियर। एक √3 नीचे वाला और ऊपर वाला कट गया, तो क्या बच गया √3। तो किसकी वैल्यू होती है tan 60, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर सबको यहां तक? तो होमवर्क एग्जांपल्स मैंने बोले थे बनाने के लिए 1 to 5, कितने लोगों ने बनाए हैं? किसी ने नहीं बनाया क्या? अनुष्का, ओके गुड। और कोई भी नहीं बनाया? रिपीट किए थे। एग्जाम्पल्स बनाना ही है, सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक तो इतनी पतली हो गई है एनसीईआरटी, और उसमें भी अब एक्सरसाइज तो पूरा बना रहे हैं, एग्जाम्पल्स अगर बना लोगे तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो सारे बच्चों का ये होमवर्क रहेगा, एग्जाम्पल्स आप लोगों को 1 to 5 पूरे करने, जिन्होंने नहीं किया। और एडिशनल और एक होमवर्क बता रहा हूं, ये टेबल की वैल्यूज बाय हार्ट करके आनी है, बस इतना, ठीक है। टेबल की वैल्यूज याद करके आनी है।